सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 कैनामेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज रियली स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम कैनामेटिक्स चैप्टर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Let's see what question number 1 says. A motor car is going due north at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। ये मोटर कार है 50 kmph ड्यू नॉर्थ। ओके, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट का अपना कन्वेंशन बना सकते हैं हम ऐसे, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट का ये कन्वेंशन रहेगा। इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। ये 90 डिग्री लेफ्ट टर्न हो गया, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द स्पीड। ये भी 50 kmph हो गया। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट, चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया, वेलोसिटी फाइनल हो गया। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, vf माइनस vi। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, vf ये हो गया माइनस vi ये हो गया, ये दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, राइट। रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा इन दोनों का, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 50 है बेस और परपेंडिकुलर 50 है, तो ये क्या होगा 50 अंडर रूट 2, है ना। अंडर रूट 2 कितना हुआ, 1.414, 1.414। अभी इस पे आंसर देख रहे हो 70 और 50 के टर्म्स में दिया हुआ, तो 50 तो नहीं होगा डेफिनेटली, है ना। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ऑफ वेस्ट कहाँ है, यहाँ पे साउथ ऑफ वेस्ट है, ये होगा, है ना। मैग्नीट्यूड कितना है, 50 इंटू 14 1.4 करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास आएगा, 70 ही आएगा 50 इंटू 14। और 1.414 तो 70 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट लाइक आंसर यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेयर वी सी अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो ये अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे बॉडी एट रेस्ट है, नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बॉडी रेस्ट में है। यहाँ क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो वेलोसिटी है वो आप ये स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी विल बी दिस मच, ये इसका जो वैल्यू है जो भी होगा एक्स नॉट, है ना, डिवाइडेड बाय टी नॉट, ये वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, इस पे क्या है, द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नहीं, कंटिन्यूसली तो जा रहा है, बट आफ्टर t0 वो रेस्ट पे आ जाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एट रेस्ट रहता तो ये फ्लैट होना चाहिए, ये लाइन एक्स एक्सिस से, मतलब टाइम एक्सिस से फ्लैट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम t0 एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, ये बात सही है। वेलोसिटी
increases up to a time t0 and then becomes constant. The particle moves with a constant velocity up to a time t0 and then stops. नहीं, ये ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम t0 एंड देन बिकम्स कांस्टेंट. वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आप ये देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है अप टिल टाइम t0, ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है. यानी कि ये वेलोसिटी ना इधर इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. ये मैंने बताया ना, ये एक्स नॉट, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एट t0. टाइम एट t0 में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये v का हमें वैल्यू मिलेगा, which will be the uniform velocity up till time t0. ऑप्शन डी क्या है, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टिल टाइम t0 एंड देन स्टॉप्स. एग्जैक्टली जो हम लोग अभी तक डिस्कस करते आए हैं, ये जो ऑप्शन डी है ये सारा पैरामीटर फुलफिल कर रहा है. राइट, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. ठीक है. A particle has a velocity u towards east at time t is equal to 0. ये वेलोसिटी है पार्टिकल का at time t is equal to 0. Its acceleration towards the west and is constant. अच्छा, एक्सेलरेशन वेस्ट के डायरेक्शन में और कांस्टेंट है. Let xa and xb be the magnitude of displacements in the first 10 seconds and the next 10 seconds. Okay. xa है डिस्प्लेसमेंट in first 10 सेकेंड. xb है डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. तो x से निकालते हैं हम. x से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u है एट टाइम इज इक्वल t इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी u है, तो 10, सॉरी पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम. क्या है फॉर्मूला, ut माइनस हाफ at स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. इनिशियल वेलोसिटी का जो सिंबल है u, यहाँ पे u ही रहा. टाइम 10 सेकेंड हो गया, माइनस हाफ ऑफ a इंटू 10 स्क्वायर. ये क्या हुआ, 10u माइनस 50a, 100 डिवाइडेड बाई 2. राइट. अब x से प्लस एक्स भी निकाल लेते हैं हम. ये क्या हो गया, ये पूरे 20 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वो उसका वैल्यू रहेगा. तो इसी फॉर्मूला में t कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. फॉर इंटायर 20 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी. फिर उससे हम एक्स बी निकालेंगे, मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है. तो ये क्या हो गया, इसी फॉर्मूला में 10 की जगह 20 लगाने से माइनस हाफ ए इंटू 20 स्क्वायर. राइट. ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 20u माइनस हाफ ऑफ a इंटू 400. ये हो गया 20u माइनस 200. ठीक है. ओके. तो इससे, इस इक्वेशन से xb का वैल्यू क्या निकलेगा, xb इज इक्वल टू xa प्लस xb से प्लस xb माइनस x से, है ना. राइट.
ये कितना आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 10u माइनस 150a। ये हो गया xb का वैल्यू, राइट। अब आप देख रहे हो xb का ये वैल्यू आया, xa का ये वैल्यू आया, है ना। अभी इससे क्या आप फाइंड कर सकते हो कि xa इज लेस देन xb या xa इज इक्वल टू xb। xa इज इक्वल टू xb तो नहीं है। अगर रिगार्डलेस ऑफ u का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, अगर ये दोनों बराबर हो जाता तब हम बोल सकते थे xa और xb का वैल्यू, xa इज इक्वल टू xb। उसके लिए हमें क्या है कि u और a का वैल्यूज नहीं चाहिए रहता है ना, अगर दोनों इक्वेशन सेम हो जाता। xa इज ग्रेटर देन xb, क्या ये हम बोल सकते हैं? ये दोनों चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं जब तक हमें u और a का वैल्यू नहीं मिल जाए, है ना। तो हेंस हम क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी का जो रिलेशन है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें ए और यू का वैल्यू न मिल जाए। तो थर्ड ऑप्शन का जो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person is traveling on a straight line, moves with a uniform velocity v1 for some time and then with a uniform velocity v2 for the next equal time. The average velocity v is given by। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में एक बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, इट्स मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ टाइम t ले लेते हैं, फिर वेलोसिटी v2 फॉर अ टाइम t, क्योंकि इक्वल टाइम के लिए मूव कर रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी v1t प्लस v2t। ठीक है, टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम विल बी t प्लस t, दिस विल बी इक्वल टू 2t, राइट। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। दिस विल बी v1 प्लस v2 इंटू t डिवाइडेड बाय 2t। ये क्या होगा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अ पर्सन इज ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x and then with a uniform velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by। इसमें क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि टाइम कांस्टेंट है, सम इक्वल टाइम। इस पे क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 2x, सीधा, है ना, क्योंकि x फर्स्ट लेग के लिए x मूव करता है, फिर नेक्स्ट लेग के लिए x डिस्प्लेसमेंट मूव करता है, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा। टाइम टेकन, फर्स्ट लेग के लिए क्या टाइम लगेगा? x डिवाइडेड बाई v1, और नेक्स्ट लेग के लिए क्या टाइम लगेगा? x डिवाइडेड बाई v2। ये t1 हो गया
और ये हो गया t2। ये टाइम पहला लेग मूव करने के लिए विथ अ वेलोसिटी v1, ये टाइम दूसरा लेग मूव करने के लिए फॉर अ वेलोसिटी v2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं, द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, है ना। अब यहाँ पे क्या आया, v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ठीक है, एक्स हट गया। अभी इसको हम रीअरेंज करके ये लिख सकते हैं हम 2 डिवाइडेड बाई v को नीचे ले आए इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ये हो सकता ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आंसर आ गया सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस पे आपको दिख रहा है कि वेदर रेफरेंस फ्रेम का आपको करेक्ट इन्फ्रेंस है कि नहीं। तो इस पे क्या है कि अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सीलरेशन ए। एक एलिवेटर है ना, इस एलिवेटर में आप हो या कोई आदमी है, राइट। ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सीलरेशन ए, इज गोइंग अप विथ एन एक्सीलरेशन ए। द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर इट इज रिलीज्ड। एक स्टोन है, स्टोन का क्या एक्सीलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये एक्सीलरेशन ए है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो स्टोन का क्या एक्सीलरेशन होगा जब तक वो छोड़ा नहीं, तब तक क्या एक्सीलरेशन होगा स्टोन का, ए एक्सीलरेशन होगा अप फॉर स्टोन व्हेन द मैन इज होल्डिंग इट, है ना, होल्डिंग इट। ये सिर्फ स्टोन का नहीं होगा, वो मैन का भी एक्सेलरेशन ए होगा, वो लिफ्ट का सारा एलिमेंट्स का एक्सेलरेशन होगा अगर लिफ्ट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर अब क्या हुआ कि इस बंदे ने उस स्टोन को छोड़ दिया। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर इट इज रिलीज्ड। अगर स्टोन छूट गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर लिफ्ट के ही रेफरेंस फ्रेम में इसे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्योंकि उस बंदे ने पकड़ रखा है उसको, तो उसका एक्सेलरेशन ए होगा। स्टोन हुआ या उसके पॉकेट में रखा हुआ पेन हुआ या वो पहना हुआ उसका चश्मा हुआ, वो सारा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन द मोमेंट वो बंदा चश्मा उतार कर ऐसा छोड़ देता है, तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गया ना उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अभी क्या है कि वो एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी ही केवल उस पर एक्ट करेगा और कुछ नहीं। तो सेम सिचुएशन उस स्टोन के साथ भी है। स्टोन को बंदे ने रिलीज कर दिया है, अब स्टोन पे और कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है क्योंकि लिफ्ट उसको ऊपर नहीं उठा रही है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नीचे ले जा रही है ना। The only force that will be acting on this stone will be acceleration due to gravity, the force due to gravity, right? तो ये ऑप्शन डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person is standing near the edge of a top of a building, throws two balls A and B. Ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with the same speed. Ball A hits the ground. ये है कोई आदमी है यहाँ पे, ये एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंकता है और दूसरे बॉल को u वेलोसिटी से नीचे फेंकता है एक ही टाइम पे, ठीक है। विद द सेम स्पीड द बॉल A हिट्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी va। सॉरी, इससे पहले देखते हैं। द बॉल A इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बॉल B इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, ठीक है, u जो सेम स्पीड है। बॉल A हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड va। ये बॉल A हम मान लेते हैं, या बॉल B मान लेते हैं। बॉल A हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ va एंड बॉल B
hits the ground with a speed of vb. We have what relation do we have? अभी इस पे बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि बॉल ए का क्या इक्वेशन मोशन होगा. बॉल ए को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. बॉल ए u वेलोसिटी से जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, है ना. फिर रिटर्न करेगा, वो सेम पाथ पे ऐसे करके रिटर्न करेगा. फिर रिटर्न करेगा तो जो पॉइंट ऑफ रिलीज है उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हो जाएगा इसका? ये u हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये आप जान रहे हो कि जब हम कोई बॉल कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट, है ना. उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है एट दी हाईएस्ट पॉइंट. उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है. फिर वापस वो सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है और जहां पे पॉइंट ऑफ रिलीज है वहां पे उसका क्या वेलोसिटी हो जाता है? u हो जाता है. ठीक है, अभी ये सेम सिचुएशन नहीं हो गया बॉल बी वाला कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो रिलीज के टाइम पे है वो सेम वेलोसिटी ए का हो गया उसी पॉइंट पे आते हुए. सेम वेलोसिटी इसलिए क्योंकि डायरेक्शन भी अब सेम हो गया, है ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, राइट. तो जो इनिशियल पॉइंट है जहां पर से बॉल बी थ्रो किया गया, उस इनिशियल पॉइंट से बॉल ए का भी वेलोसिटी क्या है? सेम है. अभी सेम इनिशियल वेलोसिटी से ए और बी बॉल क्या है? ग्राउंड को हिट करता है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगा. फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस g इंटू टी, जितना भी टाइम लगे, है ना. वेलोसिटी ऑफ b भी कितना होगा? u प्लस जी टी, है ना. ये टाइम दोनों का सेम लगने वाला है क्योंकि क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, या सॉरी टाइम सेम लगने वाला है इसलिए क्योंकि वो सेम डिस्टेंस है. क्लिफ से जितना इसको डिस्टेंस कवर करना है, या ये रख लो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से h हाइट रख लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो सेम डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए ये जो टाइम लगने वाला है वो भी सेम टाइम लगने वाला है दोनों को. लेकिन यहाँ पे क्या है? टोटल टाइम to reach the ground for A will be more than the total time taken for ball B to reach the ground. A को ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, तो ये वाला टाइम इसको एडिशनल लग गया, राइट. B का क्या है? ये डायरेक्टली नीचे ही टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल डायरेक्शन ही इसको थ्रो किया गया, तो ये फास्ट रीच करेगा. लेकिन क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B ये दोनों सेम होंगे, है ना. यानी कि A एंड B विल रीच द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, राइट. क्वेश्चन 9 देखते हैं. इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हम बनाते हैं पहले, ठीक है. द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल है, ये क्या होगा? v cos थीटा एंड दिस विल बी v साइन थीटा. अब हम स्टार्ट करते हैं देखना. इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? ये g है ना. ये परपेंडिकुलर नहीं है. इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ये गलत हो गया. इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन के लिए हर एक पॉइंट पे देखना होगा. यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगा, ये एक्सेलरेशन ऐसे होगा. इस पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी ऐसे होगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना. वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा. और एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? ये g नीचे होगा. तो एक इंस्टेंस तो ऐसा बनता है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? परपेंडिकुलर है. तो नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया. इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट. वन इंस्टेंट पे ही है क्या? वन इंस्टेंट पे ही है क्योंकि क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता है और
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, मतलब वर्टिकल ही रहेगा टू ग्राउंड। बाकी किसी भी इंस्टेंस पे क्या है कि एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, और जो टोटल वेलोसिटी है उसको आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी ये और एक्सेलरेशन ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो सो देर इज ओनली वन इंस्टेंट वेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एक इंस्टेंस हो गया सी, ये करेक्ट हो गया। डी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर टू इंस्टेंस, टू इंस्टेंट तो नहीं दिख रहे हैं हमें, एक ही इंस्टेंट दिख रहा है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे अब सॉरी 9 पे हम मूव करते हैं। टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस। यहाँ पे एक गन रख देते हैं। ठीक है, बुलेट 1 एंड बुलेट 2 फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड्स। ये हो गया हमारा स्पीड v2 और ये हो गया हमारा स्पीड v1, सेम प्लेस से। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा बुलेट पहले ग्राउंड को छुएगा। अभी क्या है, ये ट्रिक क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा कि जिसका ज़्यादा वेलोसिटी है वो पहले ग्राउंड को हिट करेगा, बट अभी हमें क्या है ना कि थोड़ा सा देखना है कि प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स को हमें देखना है कि क्या ये बोलेगा। एक्चुअली क्या होगा कि जो ज़्यादा वेलोसिटी से फायर किया गया है, लेट्स से v1 इज़ ग्रेटर देन v2, ठीक है, जो ज़्यादा वेलोसिटी से फायर किया गया है वो ज़्यादा दूर तक मतलब ज़्यादा रेंज कवर करेगा, ज़्यादा लंबी दूरी तक जाएगा। आप इमेजिन करो इसको, है ना। और जो कम वेलोसिटी से हिट किया वो कम दूरी पे फॉल करेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा एनर्जी रहेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब लेकिन टाइम क्या है, कौन सा जल्दी हिट करेगा, तो टाइम के लिए आप देख सकते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, 0 है, इज 0 इन बोथ केसेस, है ना, इन बोथ केसेस। ठीक है, तो ये वर्टिकल मोशन को अगर हम स्टडी करते हैं तो दोनों का क्या है कि सेम हाइट है, दोनों बुलेट जो फायर किए गए हैं उसका हाइट सेम है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल। तो यानी कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा सकते हैं हम, क्योंकि वी वाई इज इक्वल टू 0, है ना, और जो हाइट है, हाइट का इक्वेशन हाफ जी टी स्क्वायर ही होगा सिंपली, चाहे कम वेलोसिटी से रिलीज किया गया हो, चाहे ज़्यादा वेलोसिटी से रिलीज किया गया हो, या कोई भी वेलोसिटी से नहीं रिलीज किया गया हो, मतलब सिंपली बुलेट को ऐसे हाथ से पकड़कर छोड़ दिया गया हो, तब भी वो सेम टाइम लेगा रीच करने के लिए टू ग्राउंड। ज़्यादा वेलोसिटी वाला क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करेगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको रेंज बोलते हैं हम, वो ज़्यादा रेंज कवर करेगा। यानी कि क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ईटन अप इन कवरिंग द रेंज। ओके, अभी केवल वर्टिकली ड्रॉप किया जा रहा है तो उस पर कोई एनर्जी नहीं है, ओनली दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्टिंग, और वो उसको ग्राउंड तक लेके आ रहा है बुलेट को। ठीक है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम विल बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज मोर और लेस और 0, है ना। तो द फास्टर वन, द स्लोअर वन, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, डिपेंड्स ऑन द मासेस। नो, यहाँ तो मास की तो बात हुई ही नहीं है अभी तक, मास की बात होती भी नहीं है काइनेमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 10,
हम देखते हैं द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 mm। रेंज का क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री 50 मीटर, 50 मीटर हो गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन ऑफ कितना 30 डिग्री, 15 इंटू 2, थीटा क्या है 15 डिग्री है ना, तो ट्वाइस ऑफ थीटा साइन 30 डिग्री। अभी इससे क्या निकला, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 50 इंटू 2, ये 100 हो गया है ना। 50 डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो गया, साइन थीटा 1/2 है तो 2 ऊपर गया, ये 100 हो गया, यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 100। If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, then the range will be what, u square divided by g sin of 2 into 45, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री, ये क्या होगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, ये क्या होगा u स्क्वायर बाई जी क्या हुआ 100, तो रेंज क्या हो गया 100 हो गया। ओ माय गॉड, रेंज डबल हो जा रहा है, आप इससे ऑब्जर्व करो, ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या है कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि क्या है। अभी रेंज क्या है कि जब 15 डिग्री है तो ये सॉरी जब थीटा 15 डिग्री है तो ये है, वैसे 15 डिग्री नहीं, मैंने काफ़ी बड़ा एंगल बना दिया, ये सपोज दैट ये 45 डिग्री है, जब थीटा 45 जैसा लग रहा है ज़्यादा 45 डिग्री है तो एक पर्टिकुलर रेंज है। अब जब एंगल कम होगा तो ये रेंज भी इसका कम हो जा रहा है 15 डिग्री, 15 डिग्री पे क्या है ये 50 मीटर क्रॉस कर रहा है और 45 डिग्री पे ये 100 मीटर क्रॉस कर रहा है, राइट, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 15 डिग्री फॉर अ प्रोजेक्टाइल ए एंड 45 डिग्री फॉर प्रोजेक्टाइल बी। इफ आर ए एंड आर बी be the horizontal ranges for the two projectiles, then ये काफ़ी ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जस्ट आपने इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको क्या पता चला कि 15 डिग्री पे हमारा रेंज कम आ रहा है ना, 15 डिग्री पे क्या 50 मीटर रेंज आ रहा है, और 45 डिग्री पे क्या रेंज आ रहा है, 45 डिग्री पे हमारा 100 मीटर रेंज आ रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन के बेसिस पे तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, आर ए विल बी लेस देन आर बी। लेकिन अब अगर देखो तो सारे ऑप्शंस पढ़ो पहले, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी, तब ये लगा देना सही था, क्योंकि अगर आप रेंज का फॉर्मूला ही लिखते हो यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा है ना, ये फॉर्मूला ही लगाते हो, इसमें आर ए क्या होगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 30 है ना, आर बी क्या होगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 90, राइट, ये क्या हो गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये क्या होगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। हाँ, अभी अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा तो ये जो कंडीशन ए है ये सेटिस्फाई करेगा है ना, आर ए विल बी लेस देन आर बी। अभी यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है कि जो प्रोजेक्टाइल ए है वो किस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बी और 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अगर ट्वाइस हो जाता तो फिर ये क्या है, रेंज ऑफ ए विल बी मोर। अगर initial velocity of b, initial velocity of a, if ua is equal to twice of ub है ना, ये अगर हो जाता तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ub का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई 2g, ये क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ ub स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g,
ये फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये सारा खेल क्या है, ये सारा खेल इनिशियल वेलोसिटी का है। तो इनिशियल वेलोसिटी देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी इज द सेम और इट इज़ डिफरेंट। अगर यहाँ पे लिखा रहता है इनिशियल वेलोसिटी सेम था, तब हम इसको अटेम्प्ट कर सकते थे विथ ऑप्शन ए, बट सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट गिवन, तो वी हैव टू पुट ऑप्शन डी, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट। अभी हम अपना साइन कन्वेंशन बनाते हैं। रिवर क्या फॉल 5 मीटर्स पर मिनट वेस्ट टू ईस्ट रिवर फ्लो कर रहा है। अ मैन इज ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर। अच्छा, साउथ बैंक में है रिवर के, ये रिवर है आपका। रिवर को थोड़ा ब्लू कलर से बनाना चाहिए। ये रिवर है, इसके साउथ बैंक में एक बंदा है, ठीक है। is capable of swimming at 10 meters per minute in still water, wants to swim across the river in shortest time, he should swim in which direction? Shortest time, time ये suppose that velocity of man with river ये ऐसे जाता है, velocity of river ये जाता है, ठीक है। मैन क्या है, थीटा एंगल बना रहा है विथ दिस वर्टिकल लाइन, और डिस्टेंस बिटवीन दी शोर्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन द शोर्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शोर्स इज डी। तो टाइम क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये शॉर्टेस्ट कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 5 मीटर्स पर मिनट है, ये तो कांस्टेंट है, इसको कोई टच नहीं कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये क्या है कि ये अगर कोई डायरेक्शन बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो ये कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज लाइक वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी मैक्सिमम व्हेन, ये जो कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का जो हम कंपोनेंट लेते हैं वर्टिकल में, ये और जो ये थीटा है, ये थीटा एंगल क्या है कि ये 0 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। तो दिस velocity will be maximum 10 meters per minute when the man is swimming in vertical direction, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो he should swim in a direction due north, ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस अरेंजमेंट शोन the ends P and Q of an inextensible string, inextensible string, ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब उसे जो से एक्सटेंड नहीं किया जा सके, इफ लाइक इलास्टिक नहीं है, वो इलास्टिक बैंड नहीं है कि आप फोर्स लगाओ तो स्ट्रिंग ही मूव कर रहा है, स्ट्रिंग अपना डायमेंशन लूज कर रहा है, तो वैसा केस नहीं है। आप फोर्स लगाओ तो पूरा स्ट्रिंग आपका मूव करेगा, स्ट्रिंग इटसेल्फ विल नॉट एक्सटेंड, मूव्स डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड u। एंड्स p एंड q क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड u से मूव कर रहे हैं, ठीक है। पुलीज a एंड b आर फिक्स्ड, द मास m मूव्स अपवर्ड विद अ स्पीड क्या, ठीक है। p और Q मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी U,
ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, ये भी u होगा। क्यों u होगा? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। मतलब अगर सपोज दैट आप जैसे कोई टॉय ट्रेन है ना, टॉय ट्रेन है तो, और सारे बॉगीज आपस में फिक्स्ड हैं, तो आप उसको खींचते हो तो पूरा ट्रेन मूव करता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग को मूव कराओगे, स्ट्रिंग को खींचोगे तो पूरा स्ट्रिंग मूव करेगा। तो ये स्ट्रिंग के हर एक एक पार्ट्स जो हैं वो u वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इसका वेलोसिटी u होगा, इसका वेलोसिटी u होगा। अभी क्या है कि ये वर्टिकली किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, द मास m मूव्स अपवर्ड विद अ वेलोसिटी व्हाट। तो इसे हम अज्यूम करते हैं मास m मूव करेगा विद अ वेलोसिटी v, है ना, मास m मूव करेगा विद अ वेलोसिटी v। अभी इस कंस्ट्रेंट रिलेशन में क्या है ना कि इस कंस्ट्रेंट रिलेशन में क्या है कि हम ये जो फोर्सेस है, फोर्स बैलेंसिंग वाला इक्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन सपोज क्या है कि यहाँ पे अगर कोई मास रहता है ना, इस पे एक फोर्स लगा, ये F, इस पे एक फोर्स लगा F, तो ये जो नेट फोर्स यहाँ पे लगा और नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली लगा, वो दोनों, ये नेट फोर्स यहाँ पर 2F cos थीटा हो जाता है अगर ये इन दोनों का आपस में जो एंगल है वो थीटा रहेगा यहाँ पे, है ना। हॉरिजॉन्टली वो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाती है, ये 2F cos थीटा। लेकिन अभी क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन में क्या है कि ये u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका वेलोसिटी v रहेगा, वो v वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली कैरी होगा ऊपर की तरफ, राइट। अभी इस पे क्या है ना कि v, अभी इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी क्या है, u है, ये एंगल थीटा, राइट। अभी क्या v का हम कोई कॉस कंपोनेंट लेंगे इधर या इधर, तो वो क्या है u के बराबर होना चाहिए, v cos थीटा विल बी इक्वल टू u, है ना। क्योंकि ये जो m मास m का बॉडी जो मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, वो क्या है कि उसका ये इस साइड मतलब थीटा एंगल वाला जो ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब वर्टिकली तो ऑटोमेटिकली मूव करेगा ही, क्योंकि ये जो नेट इसका जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल पे इसका मोशन है नहीं, मतलब इस डायरेक्शन पे इसका मोशन नहीं हो रहा है, ये वर्टिकली मोशन हो रहा है। तो वर्टिकली जो मोशन हो रहा है, जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हम क्या है v कंसिडर किया है हमने। तो इसी v का वेलोसिटी का हम जब कंपोनेंट लेते हैं इस डायरेक्शन पे v cos थीटा, वो कितना u के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या आता है, v विल बी इक्वल टू u डिवाइडेड बाय cos थीटा, राइट। ये वाला रिलेशन नहीं लगेगा इस पे। ओके, सो थैंक यू, एंड if you're liking my videos, so please do like and subscribe. Thank you and have a wonderful day.